फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान का निर्माण और उसके तरीके उसका अध्ययन करेंगे। तो ज्ञान का निर्माण और उसके तरीके यानी ज्ञान मीमांसा यानी बच्चे के अंदर जानने की कितनी प्रवृत्ति होती है, कितनी इच्छा होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे ज्ञान निर्माण में बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ जैसे विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। जैसे दिन रात क्यों होते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, वर्षा क्यों होती है, रेलगाड़ी कैसे चलती है, अंडों से बच्चे कैसे निकलते हैं, एक छोटे पौधे से पेड़ कैसे बनता है। हमारे समाज में इस प्रकार की कई घटनाएं होती है जिसके बच्चे से प्रश्न पे प्रश्न किए जाता है और बच्चों से जो बच्चे जिससे प्रश्न करते हैं उसकी हालत ख़राब कर देते हैं बच्चे। तो उसका हम किस तरह से बच्चों को उत्तर देते हैं वो ही उसका निर्माण का कार्य करता है। जैसे बच्चे आसपास के वातावरण, बच्चे की सोच, उसकी सांस्कृतिक जिज्ञासाओं से उत्पन्न होती है जो उसे विभिन्न प्रकार की सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बच्चे अनेक तरीकों को अपनाता है और अपने काल्पनिक ज्ञान से लेकर वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश करता है। बच्चे जिस प्रकार से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं उसे एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए समझाना बहुत आवश्यक है ताकि उसके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में वह सकारात्मक भूमिका निभा सके। उदाहरण के लिए बच्चा शुरू में जो सूरज होता है और नदी होती है उसको डूबते हुए पहाड़ों के पीछे क्यों छुपता है यह मानता है। ठीक है, आयु, अनुभव और ज्ञान में वृद्धि हो जाने से वह धीरे धीरे इस प्रक्रिया को सीख जाता है कि सूरज कैसे उगता है, नदी में कैसे डूबता है। तो वह धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाता है। पहले लगता है बच्चे जैसे बादल चलता है, वह खुद चलता है तो वह कहता है कि मेरे साथ साथ बादल चल रहे हैं। तो वह धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर उस चीज़ को सीख जाता है। अगर हम गौर से देखें तो विभिन्न क्रियाओं में जैसे अवलोकन, तर्क, समीक्षा, बातचीत, संवाद, चिंतन, प्रयोग आदि के से उस कार्य के जो तरीके हैं, अनुभव करना इत्यादि से बच्चे की तृष्णा को हम दूर कर सकते हैं। आगे हम जो बालक की क्या है जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ज्ञान मीमांसा को दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा माना गया है। इसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी अनेक प्रश्नों के जो अनेक प्रश्न होते हैं, समस्याओं और शंकाओं पर विमर्श किया जाना होता है। परिणाम स्वरूप उसके कई विचारधाराएं होती है। जैसे सबसे पहले अनुभववादी विचारधारा। अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत क्या आता है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित वैध ज्ञान के रूप में उसे माना जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसे हमारी इंद्रियां हम जानते हैं क्या क्या होती है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से परख कर उसे सही ठहराया जा सकता है, वही अनुभववादी ज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु का रंग कैसा है, किसी भोजन का स्वाद कैसा है, किसी फूल की महक कैसी होती है, किसी पदार्थ का स्पर्श कैसा होता है, किसी व्यक्ति की आवाज़ कैसी होती है, यह सब हमें इंद्रियों के आधार पर ही बताया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनके जो जॉन लॉक हुए थे, इनकी अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के दो मार्ग बताए गए हैं। पहला है संवेदना, दूसरा है चिंतन। संवेदना प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है जिससे हमारी इंद्रियां बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आने से इस प्रकार से अंतर्दर्शन की प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें सुख, दुख, संशय, निश्चय, विश्वास, विचार आदि मानसिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर जब छोटा बच्चा सूरज को उगते हुए देखता है तो उसके मस्तिष्क में इंद्रियों के माध्यम से संवेदित ज्ञान का निर्माण होता है। कैसे, सूरज का रंग, आकार, उगने की दिशा, इस प्रकार इंद्रियों का अनुभव के बिना ही ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब अनुभववादी विचारधारा के अलावा एक विचार और है बुद्धिवादी विचारधारा। तो बुद्धिवादी इस विचारधारा के माध्यम से क्या है, जो समस्त ज्ञान पहले से विद्यमान है और चिंतन के माध्यम से उसकी मात्र खोज की जाती है। तार्किकता और अंतःसूझ
इसमें विशेष स्थान दिया गया है उस ज्ञान के निर्माण में इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, बल्कि अभिव्यक्ति का साधन होता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो आपको भूख लगी है और एक फलदार फल के पेड़ के नीचे बैठे हैं आप, पर उस फल पेड़ मतलब जो फल है वो बहुत ऊपर लगा हुआ है ना। आपके सामने एक डंडा भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप यह जान लेते हैं कि उस डंडे से फल तोड़ा जा सकता है और अपनी बुद्धि का सृजन करेंगे तभी उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर बुद्धिवादी विचारधारा भी कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो क्या क्या जानते हैं। तो हम बात करेंगे सामान्य तौर पर क्या है। सामान्य तौर पर बच्चे देखो एक कच्चे घड़े के समान होता है, या बच्चे कुछ नहीं जानता है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। बच्चा 5-6 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश करता है। इससे पूर्व वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षी, वनस्पति, सामाजिक संबंध, भाषा संबंध, कविता, कहानियाँ आदि के निरंतर संपर्क में रहता है। उसने क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान व समझ को बढ़ाता है। अनुभव द्वारा वह सीख भी लेता है। बच्चा किन किन वस्तुओं के बारे में जानता है, उसका शब्द भंडार कितना है, कौन कौन से गीत, कविता उसे अच्छे लगते हैं, ये सब चीज़ें बच्चा सीख लेता है। यह सब स्कूल में आने से पूर्व भी वह जानता है, लेकिन अब वो क्या क्या जानता है उसके बाद में। जैसे भाषा का ज्ञान, तो भाषा का ज्ञान किस तरह से बच्चों को भाषा का ज्ञान बच्चों को किस तरह से होगा, तो बच्चों की भाषा का संबंध अनुभवों से होता है, जिसे वह अपने हाव भाव, बोलकर, बातचीत आदि द्वारा प्रदर्शित करता है, तथा उन वस्तुओं से भी जिनके संपर्क में आता है। यही कारण है कि स्कूल में दाखिल होने तक बच्चे अपनी मातृभाषा या बुनियादी बातों को अच्छा खासा अधिकार पा चुका होता है। देखते हैं हम कैसे कि जो बेसिक शिक्षा होती है, यानी बच्चे के घर में जो भी भाषा बोली जाती है उसकी उस पर कमांड रहती है, क्योंकि स्कूल में आने से पूर्व वह बच्चा अनुकरण कर चुका होता है। तो जैसे बच्चे संदेशों का कार्य में बतलाना, जैसे कहने पर पानी का गिलास लाना, उसे वापस उसी जगह रखना, ये सारे कार्य वह स्कूल में आने से पूर्व भी जानता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करें तो परिवार व समुदाय की समझ, यानी बच्चा विद्यालय में आने से पूर्व अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहता है, आस पड़ोस में घूमता है, खेलता है, अपने माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची सभी को वह पहचानता है, और बच्चे की दुनिया इसी के इर्द गिर्द रहने वाले, जैसे वह उठते हैं बैठते हैं उनकी नकल करता रहता है, तो वह उसकी चाल ढाल व्यवहार की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। उसे यह समझ भी स्कूल से आने से पूर्व भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें परिवेश की समझ, तो घर का परिवेश निरीक्षण और खोजबीन का एक उचित माध्यम होता है। घर, स्कूल, कहीं भी उसके इर्द गिर्द छोटी से बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे जिनमें बच्चा अपनी स्मृति का विस्तार करता रहता है। गलियाँ, दुकान, आसपास में पेड़ पौधे, उनके नाम, मकान, अनेक प्रकार के कच्चे पक्के, बड़े छोटे, सड़क, बाग, मिट्टी, पत्थर, है ना। तो वह सभी को, आसपास के परिवेश को वह जानता है, जैसे कूलर, गीजर, हीटर, फ्रीज, टीवी, मोबाइल, सबको वह पहचानता है कि यह कौन क्या काम या क्या कार्य आता है। तो वह समझ भी उसको स्कूल से आने से पूर्व ही हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आकृतियाँ व आकार की समझ, तो बच्चे क्या है जो उसकी जो जैसे चारपाई है, पलंग है, टीवी है, फ्रिज है, यातायात के साधन हैं, उनकी आकृतियों को वह पहचान लेता है। अपने खिलौनों में जैसे बॉल, बैट, रैकेट आदि को वह पहचान लेता है कि वह किस तरह से उनकी आकृति कौन सी है। वजन की समझ, बच्चा अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध चीज़ों का भार का अनुमान भी लगा सकता है, जैसे अपने साथियों, अपने आसपास के सामान व वस्तुओं का भार, अनुपात, अंतर, यह सब है उसका मतलब कितना उसका भार है, वह कितना कम है, कौन सी चीज़ें हवा में नहीं उड़ सकती हैं, वह बात भी जान जाता है।
तकनीकी का ज्ञान, तो बच्चों को, आजकल के बच्चों को तो तकनीकी का ज्ञान ज़्यादा होता है। जैसे बच्चे की सीखने की जिज्ञासा, उनकी क्षमता अद्भुत होती है। उसके आसपास की वस्तुएं, उपकरण, संसाधन, अपनी खोजी हुई प्रवृत्ति को इस प्रकार वह परखता है कि उसको सारे संसाधन जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, बिजली के उपकरण, सबका ज्ञान होता है बच्चे को। तो यह सभी उसको आ जाते हैं।